हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आप सबका। मैं आसिफ इकबाल आपका फिजिक्स टीचर स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और इसके पहले के 7 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज हम लोगों का 8वां लेक्चर है। आप में से कोई हो सकता है कि ऐसा हो जो पहली बार किसी भी प्रकार से इस वीडियो को देख रहा हो, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि पहले के जो 7 लेक्चर उसे ज़रूर देखिए, तभी इस लेक्चर का मतलब है, राइट। वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूँ कि कल यानी 28 अप्रैल को रात में 9 बजे मैं आप लोग के बीच में लाइव होऊंगा यूट्यूब पर, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो कल बहुत सी चीज़ें हैं, कई अनाउंसमेंट्स हैं और आपसे बातचीत है, वो भी करा जाएगा, राइट। फिलहाल हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम लोग मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर ली थी, याद होगा आपको। चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स पढ़ लिया था और करंट कैरिंग वायर पे पढ़ा था। अच्छा, 2 वायर के बीच में लगने वाला फोर्स भी पढ़ा था, याद करो। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था जी। देखो, एक टॉपिक है ना मैग्नेटिक फोर्स का, वो टॉपिक मैं आपको पढ़ा देता हूँ। एंड दैट टॉपिक इज क्या? साइक्लोट्रॉन, ठीक है। क्या है वो टॉपिक? साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक्चुअली एक डिवाइस है, एक यंत्र है, ठीक। इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। हालांकि क्वेश्चंस ना के बराबर हैं, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए, कब किसका कहाँ दिमाग घूम जाए कोई नहीं जानता है, ठीक है। साइक्लोट्रॉन एक यंत्र होता है जिसका पर्पस होता है टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स। सबसे बड़ी बात, टू एक्सेलरेट क्या? चार्ज पार्टिकल्स, ठीक। टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स। समझ में आ रहा है आपके? जो साइक्लोट्रॉन है उसकी मदद से हम चार्ज पार्टिकल को स्पीड अप करते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं। अब आपने तो पढ़ा है स्पीड बढ़ाने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कभी स्पीड नहीं बदलता है, याद होगा। FM परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होता है, तो स्पीड कैसे चेंज करेगा, राइट। तो इसी के मद्देनज़र अगर आप देखें तो इसका मतलब स्पीड चेंज नहीं कर पाएगा। इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल कि स्पीड बदले। ई बदलेगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड को चेंज करता है, ठीक है, ऑलराइट। तो ये यंत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल होगा, साथ में मैग्नेटिक फील्ड का भी इस्तेमाल होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल होगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? अगर आप सोचो किसी चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ानी है तो आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत दूर तक लगानी पड़ेगी। स्पीड बढ़ती जा रही है, ऐसे ऐसे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो काफ़ी लंबी इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी पड़ेगी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सही बात है। तो इसीलिए यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो एक्चुअली साइक्लोट्रॉन के अंदर E और B दोनों होता है। थोड़ा समझते हैं, मैं इसके कंस्ट्रक्शन पे आपको लेकर के आता हूँ। इसके कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, दो जो है ना D शेप की, इसमें D होता है ना अंग्रेजी अक्षर D, ये लो D शेप होता है, इसको डीज कहते ही हैं। चेंबर है ये, एक्चुअली D शेप का चेंबर होता है और ये चैम्बर हॉरिजॉन्टल होता है, यूं प्लेट्स यूं होती, ये ऐसे बना है पर ये होता है ऐसा है। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल सिंपल है, ठीक। जो बीच में गैप होता है, इस गैप के अंदर भाई और बहनों इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं एक यंत्र का, उस यंत्र का नाम होता है ऑसिलेटर। क्या नाम होता है? ऑसिलेटर। ऑसिलेटर ये पैदा करता है एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, साइनोसोडल वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। साइनोसोडल वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एक साइकिल मैंने बनाई है। हर आधी साइकिल के बाद ये अपने डायरेक्शन को क्या करता है? पलट देता है। हर आधी साइकिल के बाद अपने डायरेक्शन को यानी पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी, फिर ऐसे हो जाएगी, ऐसे फिर ऐसे कहानी चलेगी, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड भी लगाया जाता है भाई और बहनों, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है परपेंडिकुलरली इनवर्ड। समझिएगा, बहुत आसान बातें कर रहा हूं मैं। कैसे?
परपेंडिकुलरली इनवर्ड, ये और मैग्नेटिक फील्ड लगा होता है यहाँ पर, ठीक। गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड और बाकी जगहों पर इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। हाँ जी, अब हमें क्या करना है, एक चार्ज पार्टिकल लेना है और उसे हमें क्या करना है, उसे एक्सेलरेट करना है। तो एक्सेलरेट करने के लिए हमने एक चार्ज पार्टिकल लिया। अब समझ लेना थोड़ा सा, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज, बहुत सिंपल सी बात करूंगा मैं। जब चार्ज पार्टिकल, अब जैसे मान लीजिए ये दोनों डीज है ना, तो मैग्नेट ऊपर नीचे लगा दिया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पैदा हो गई। अब ये दिख ऐसे रहा है लेकिन होता ऐसा है ना, डी, समझ में आ रहा है नहीं, डी यू होता है, ठीक। अब हुआ क्या, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हुआ ये कि आप स्विच ऑन करोगे, फौरन ये रेस्ट से कुछ स्पीड गेन कर लेगा, मान लो v, और स्पीड गेन करके इस मैग्नेटिक फील्ड में घुसेगा। याद है मैग्नेटिक फील्ड अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है तो उसको सर्कुलर पाथ देती है। और एक बात और याद होगी कि अगर किसी ऐसा इलाका जहां मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है वहां से 90 डिग्री पे घुसती है तो सेमी सर्कल बनाती है, याद होगा, ये भी पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये जब घुसती है भाइयों बहनों तो सेमी सर्कल बनाती है बिना अपनी स्पीड को बदले, यानी ये गई यहां पर और यहां जब आ रही तो यहां भी स्पीड v है। जब तक कि ये यहां पहुंचती, जब ये यहां पहुंचा चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपना डायरेक्शन इधर, मान लो पहले अपना डायरेक्शन इधर रखे हुआ था, ये जैसे ये यहां पहुंचा डायरेक्शन इसका पलट गया। जैसे पलटा होगा तो इसकी स्पीड v रहेगी या बढ़ जाएगी, सपोज कर लो v डैश हो गई, बढ़ गई पहले से, और स्पीड बढ़ जाएगी तो पहले की तुलना में अब जो इसका सर्कुलर पाथ बनेगा उसका रेडियस ज्यादा हो जाएगा। क्यों, आपने बचपन में पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था, r बराबर में mb बाई में qb, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? r बराबर mb बाई qb, तो v बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि रेडियस बढ़ जाएगी, तो रेडियस बढ़ गई, येलो जी बढ़ा दिया हमने, v डैश हो गई। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपना डायरेक्शन पलट दिया तो यहां फिर गया, फिर स्पीड ज्यादा हो गई तो ये और बड़े गोले में गया, फिर डायरेक्शन बदला, फिर स्पीड बढ़ी, और ये कहानी चलती जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी, कहानी चलती जाए, और ये सबसे किनारे से निकल रहा है, देखो एकदम बिल्कुल मार्जिन से जूम, और यहीं कहीं गैप होता है, इसी गैप से निकाल दिया गया। जहां भी मारना वहां मार दो, लो टारगेट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ साइक्लोट्रॉन। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, यार इतनी गजब की सेटिंग कैसे हो गई, है कि नहीं? ये घूम के आ रहा है, डायरेक्शन प्लेट ले रहा है, घूम के आ रहा है, डायरेक्शन प्लेट ले रहा है। एक्चुअली जब ये मशीन ऑन की जाती है तो इस ऑसिलेटर का टाइम पीरियड हम फिक्स कर देते हैं। ये टीओ है, टीओ मतलब ऑसिलेटर का टाइम पीरियड। और एक चीज और फिक्स है, क्या? इस चार्ज पार्टिकल को आधा सर्किल कंप्लीट करने में लिया गया समय। भाइयों बहनों, आप तो पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं। अगर मैं पूरे टाइम पीरियड की बात करूं तो चार्ज पार्टिकल का पूरा टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई m बाई में क्यूबी। हाँ या ना बोलो? ये स्पीड पे निर्भर नहीं करता है। ये चर्चा हम लोगों ने पिछले टर्म पे की थी, पिछले वाले में की थी, वो चार्ज पे जो फोर्स वाला था उस पे करी थी कि भाई स्पीड पे डिपेंडेंसी नहीं होती, स्पीड चाहे जो भी कर लो, यानी जितने भी आधे सर्कल हैं उनको पूरा करने में सेम टाइम लगेगा, यानी इक्वल टाइम इंटरवल के बाद ये घूम घूम के इलेक्ट्रिक फील्ड वाली रीजन में आएगा। वो टाइम इंटरवल कितना होगा? जितने टाइम इंटरवल में घूम के आएगा, जो टाइम पीरियड होगा इस चार्ज पार्टिकल का उसका आधा, क्योंकि पूरा टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर, पर एक चक्कर थोड़ी लगा रहा है, हर आधे चक्कर बाद ऐसे, तो इसका आधा, आधा क्या हो जाएगा जरा बता दीजिए? पाई m बाई में क्यूबी। ठीक, बात समझ में आ गई आपके? तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल हर इतने टाइम इंटरवल पे घूम घूम करके इलेक्ट्रिक फील्ड में आता जाएगा। कॉमन सेंस है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई समस्या नहीं। अच्छा, इस ऑसिलेटर की क्या जिम्मेदारी है कि ये ऑसिलेटर इतने ही टाइम इंटरवल बाद अपनी
इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को पलट दे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये कितनी देर में पलटता है, T0/2, इसको T0 कर लो। इसका मतलब जितनी देर में ये डायरेक्शन पलटेगा वो कितना होगा टाइम, बताओ मुझे, T0/2 होगा। अरे भैया, जितनी देर में ये डायरेक्शन बदलेगा इस ऑसिलेटर के टाइम पीरियड का आधा होगा, और वापस इस चक्कर को लगाने में जो समय लगा वो कितना होगा, πm/qb। क्या ये दोनों बराबर होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो ऑसिलेटर का टाइम पीरियड कितना होना चाहिए मुझे बता दो, 2πm/qb। जरा गौर करिएगा, क्या ये ऑसिलेटर का टाइम पीरियड चार्ज पार्टिकल के टाइम पीरियड के बराबर है कि नहीं है। इसका मतलब जब मशीन ऑन करी जाएगी किसी भी चार्ज पार्टिकल को स्पीड अप करने के लिए, तो ये ध्यान रखना है कि इस ऑसिलेटर का टाइम पीरियड वही सेट करना है जो इस चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड सेट हो, सेट ना हो, टाइम पीरियड का, चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड हो। ठीक बात है। तो चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड कैसे हमें पता चल जाएगा, भैया कौन सा चार्ज पार्टिकल लियो, अल्फा लियो, प्रोटॉन लियो, कौन सा लिए हो, वो मास ले लो, उसका चार्ज ले लो, बी ले लो, पता चल गया, उसके हिसाब से सेट कर दिया, काम हो गया, मशीन चालू, काम चालू, दोनों लोग एक पर्टिकुलर फैशन में, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अपना काम करने लगेंगे। दैट्स इट। समझ में नहीं आया लग रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बड़ी खूबसूरती से ये साइक्लोट्रॉन काम करता है। बस आपको इस ऑसिलेटर के टाइम पीरियड को चार्ज पार्टिकल के टाइम पीरियड के बराबर सेट कर देना है, ई और बी मिलकर अपना काम कर जाएंगे। तो आई होप आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, यहाँ पर कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है, पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ने के काफ़ी नुकसान है तो कुछ फ़ायदे भी हैं। चलो ध्यान देखो, राइट। यहाँ पर हम लोग एक बात देख रहे हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है उसकी स्पीड कब मैक्सिमम होगी, जब वो सबसे बड़े घेरे में होगा, यानी सबसे बड़े रेडियस में होगा भाई और बहनों, समझ में आ रहा है। और सबसे बड़ा रेडियस यही तो होगा, जो रेडियस होगा डी का। तो जब ये सबसे बड़े रेडियस में जाएगा तो उस वक्त इसकी स्पीड क्या हो जाएगी भाई और बहनों, मैक्सिमम हो जाएगी। मैक्सिमम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, यानी जब हम इसका रेडियस d के बराबर ले लें, सर्कुलर पाथ का रेडियस d के बराबर, तो उस वक्त mv की जगह क्या लिखे, mv मैक्स बाय में qb। कोई दर्द, कोई परेशानी आई होप नहीं होना चाहिए। ठीक, जब आप d के रेडियस के बराबर वाले सर्कुलर पाथ में लेकर के जाएंगे तो एट दैट सिचुएशन mv मैक्स बाय qb हो जाएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। यहां से v मैक्स की वैल्यू क्या हो गई, QBR बाई में M। इस पे एक मात्र सवाल बनता है, जहां क्या करते हैं कि आपको Q दे देगा, B दे देगा, R दे देगा, M दे देगा और मैक्सिमम स्पीड पूछ देगा। ठीक है, या हो सकता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी पूछ दे। स्पीड मैक्सिमम पता हो गई तो काइनेटिक एनर्जी में। ठीक, डायग्राम बना लीजिएगा, थोड़ा अलग सा मैंने बनाया, जो मॉड्यूल बना उससे अलग बनाया मैंने। मॉड्यूल देख लीजिए, मॉड्यूल में ये देखो ये रहा, हालांकि बना वैसे ही है लगभग। ठीक, देखो सब लिखा हुआ है। ठीक है, अब लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन क्या है उसके बारे में आपसे बात करेंगे। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। आइए, सबसे पहला लिमिटेशन ये है कि आप अनचार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकते। अनचार्ज पार्टिकल को कैसे करोगे भैया, कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, तो सिंपल है, कैसे कर पाओगे। और बहुत लाइट चार्ज पार्टिकल को भी, वेरी लाइट चार्ज पार्टिकल को भी आप एक्सेलरेट नहीं कर पाओगे। वेरी लाइट चार्ज पार्टिकल का मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन को इस डिवाइस की मदद से एक्सेलरेट अप नहीं किया जा सकता। आप कहेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता। आप खुद सोचो ना, एक आदमी है थोड़ा सा भारी भरकम मेरे जैसा, अब उसको आप एक झापड़ मारिए यहीं पर रहेगा, और एक आदमी एकदम दुबला पतला मारिए एकदम चमाट फेंका जाएगा, नहीं भौरा जाएगा।
इलेक्ट्रॉन को जब यहाँ रखिएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा तो बोरा जाएगा, यानी वो इस ऑसिलेटर के साथ आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा, है ना। फोर्स लगेगा, पकड़ा जाएगा, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। तो जो चल रहा था ई और बी, ई चेंज होने, ई का डायरेक्शन चेंज होना और उसका वहाँ से घूम के आना, ये दोनों सेम फैशन में नहीं रह जाएगा। तो हल्के चार्ज पार्टिकल को और अनचार्ज पार्टिकल को आप एक्सेलरेट अप नहीं कर सकते हैं। लिमिटेशन नंबर 1। लिमिटेशन नंबर 2 क्या है, वो बड़ी ही अच्छी लिमिटेशन है, उसे देख लीजिए। लिमिटेशन नंबर 2 है भाई और बहनों कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को आप बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं दे सकते कि आप स्पीड ऑफ लाइट के बराबर दे दीजिए स्पीड, ना, कतई नहीं। क्यों, वो भी समझो क्यों। क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, आइंस्टीन का एक इक्वेशन है एक्टिव मास के लिए, वो रेस्ट मास बाई में 1 माइनस वी बाई सी का क्या होता है, होल स्क्वायर। अगर आप स्पीड बहुत बढ़ाओगे तो मास बढ़ जाएगा। अब होगा क्या समझो, जब आपने ऑसिलेटर को ऑन किया होगा तो इसका टाइम पीरियड कितना रखा होगा, अरे 2 पाई एम बाई क्यू बी के बराबर रख दिया होगा, स्विच ऑन कर दिया होगा आपने। लेकिन पता चला घूमते घूमते मास बदल गया, तो चार्ज पार्टिकल का मास बदला होगा ना, आपने ऑसिलेटर का टाइम पीरियड थोड़ी बदला होगा। वो तो जब मशीन ऑन करते वक्त आपने सेट किया होगा वो तो वही रहेगा। तो इसका टाइम पीरियड कुछ और चल रहा है और घूमने का टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि मास चेंज हो जाएगा। तो घूमने का अगर टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा और इसका टाइम पीरियड पुराना वाला रहेगा तो फिर ये आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ा दी, इतनी स्पीड बढ़ा दी कि स्पीड ऑफ लाइट के ऑर्डर में चली गई, तो बट ऑब्वियस सी बात है भाइयों बहनों, मास भी बदल जाएगा चार्ज पार्टिकल का। परंतु मास तो बदलेगा, लेकिन ऑसिलेटर का टाइम पीरियड उस मास के हिसाब से नहीं होगा, वो तो पहले वाले मास के हिसाब से होगा। तो ये इसकी 2 लिमिटेशंस थे जो मैंने आपको बता दिया। साइक्लोट्रॉन एक छोटा सा डिवाइस है, छोटी सी बात थी, छोटी चीज़ें मैंने आपको सिंपली बता दिया। ठीक, बहुत अच्छा जा रहा है। चलिए, तो इसी के साथ मैं इसको यहाँ पर मिटा देता हूँ, ये मानते हुए कि आप लोग काफ़ी समझदार हैं लोग। ठीक है, ऑल राइट। ये पीडीएफ में है, थोड़ा मेरे पीडीएफ में गड़बड़ी है, लेकिन हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये भाई और बहनों सबको क्लियर हो गया, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। अब आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ जिससे आपको थोड़ा और हौसला मिलेगा। मैंने कल ही कहा था आपसे कि अब हम लोग इसके क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है, तो आइए इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं भाई और बहनों। ठीक है, राइट, ये सब तो मैग्नेटिक, बस आगे मैग्नेटिज्म है। ठीक जी, इसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने कराए हैं और कुछ क्वेश्चन नहीं भी कराए हैं। कुछ क्वेश्चन नहीं कराए क्योंकि उसमें मैग्नेटिज्म इन्वॉल्व है। ठीक है, तो जब मैग्नेटिज्म कंप्लीट होगा तो भी वो क्वेश्चन हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन अंत में लग चुके होंगे, आप ये देखिएगा। फिलहाल हम लोग अभी धीमे धीमे, जैसे मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया नहीं, ये बताया नहीं, ये नहीं, हाँ ये क्वेश्चन डिस्कस किया था मैंने, वो क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं। ऐसे कई क्वेश्चन जो लगा चुके हैं, ऐसे नहीं भी हैं। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 1 में पहले टॉपिक पे क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, चलिए, कल हम लोगों ने 2 वायर के बीच में लगने वाला फोर्स पढ़ा था, आपको याद होगा, μ0/2 पाई I1 I2 R इंटू में L, या अगर पर यूनिट लेंथ पढ़ रहे हो तो μ0/2 पाई I1 I2 बाई में R। कहता है एक अरेंजमेंट ऑफ 3 पैरेलल, क्वेश्चन नंबर 13 है आपके मॉड्यूल में। ठीक है, मॉड्यूल होगी आपके पास में, नहीं होगी PDF फॉर्म में होगी। An arrangement of 3 charge particle, 3 parallel straight wires placed perpendicular to the plane of paper carrying same current I along the same direction as shown in figure. Magnitude of force per unit length on the middle wire, यानी इस पे आपको चाहिए B पे। ठीक, 3 वायर है ABC। चलो, क्या बताना है आपको, फोर्स पर यूनिट लेंथ बताना। काफ़ी अच्छी बात कर रहा है। देखो यहाँ पर एक है वायर, एक वायर यहां पर है, दोनों में करंट आई है, और यहां एक वायर है।
यहां पर इनको कनेक्ट करने वाली लाइन है, ये दूरी कितनी है d और ये दूरी भी d। कोई दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं। चलो अब ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं। देखो एक बात तो समझ में आ रही है, इस वायर में फोर्स करंट यूं आ रही है और इस वायर में भी करंट यूं आ रही है, इसमें भी करंट यूं आ रही है। हमें इस पे फोर्स चाहिए, इसका नाम B है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाला। ठीक, देखिए अगर आप इन दोनों वायर के बीच में देखेंगे तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। क्यों? अगर सेम डायरेक्शन में करंट होती है तो अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो इस वायर पे ये कैसा फोर्स लगाएगा? अट्रैक्टिव। और इसका भी डायरेक्शन सेम है, बाहर की तरफ आ रही है करंट, तो इसका भी फोर्स कैसा लगेगा? अट्रैक्टिव। अच्छा एक बात श्योर है, जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही फोर्स ये भी लगाएगा। क्यों? क्योंकि भैया दूरी सेम है dd और करंट का प्रोडक्ट भी सेम आएगा। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ आएगा कितना? फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला होता क्या? μ0/2 पाई, बताएं आप, I1 I2 बाई में r की जगह d कर दें। तो अगर आप थोड़ा पढ़े लिखे होंगे तो μ0/2 पाई I स्क्वायर इंटू बाई में d। ठीक, दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, चाहे इस वायर का कहो चाहे इस वायर का। हमें इस पे नेट फोर्स चाहिए, कितना एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। कितना एंगल है? 90 डिग्री का एंगल। अगर 90 डिग्री का एंगल होगा तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी जरा बताइए? सिंपल सी कहानी है, √f² नेट फोर्स है, √f² प्लस में f²। सन्नाटे में करोगे f√2 आ जाएगा, अकेले में करना। f√2 और f की वैल्यू क्या है? वही है, अरे स्मॉल f कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल f ही है। μ0/2 पाई I स्क्वायर बाई में d √2। समझ में आ गया? दो वायर के बीच में लगने वाला फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसका जिक्र मैंने किया था, उसी के आधार पे ये क्वेश्चन नंबर 13 है। जल्दी से इसको छाप लीजिए। बार बार मैं हर वीडियो में आपको बताता रहता हूं, अगर आप वीडियो लेक्चर के जरिए पढ़ाई कर रहे होंगे तो अनुशासित होकर के बैठिएगा टेबल चेयर पर। ऐसा नहीं कि बेड पे बैठे हैं, पैर ऊपर, मोबाइल नीचे रखे हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, ये सब क्रियाकलापों को अंजाम नहीं दीजिएगा, वरना फिर इसमें और YouTube की अन्य वीडियो में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, है ना? वो भी ऐसे ही देखते हैं। वैसे वीडियो लेक्चर में देखने का एक बड़ा फ़ायदा है, आप जब चाहें तब रिवाइंड कर सकते हैं ना। क्लास में तो आप नहीं बोल सकते एक बार फिर से बता दीजिए, एक बार फिर से बता दीजिए, यहाँ तो चलो अच्छी बात है, फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं भाई और बहनों। वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 13 पल्ले पड़ गया जी। बहुत आसान क्वेश्चन है, चूरन क्वेश्चन है, वैसे कोई दम हम नहीं होता भाई बहनों, चूरन सारे क्वेश्चन है। ये देखो एक और चूरन सवाल देखो, एक और चूरन है। चूरन कहता क्या है, मतलब क्वेश्चन कहता क्या है कि एक स्क्वायर है ABCD, देख लो जी भर के ABCD, और इसमें करंट जा रही है स्मॉल i। ये जो है करंट I2, ये स्मॉल i है ना, और अपना फलाना ढिमकाना XY वायर रखा हुआ और इसमें करंट जा रही I1 I के बराबर। तो नेट फोर्स ऑन द लूप बताना, और लूप पे नेट फोर्स बताना। बहुत आसान सवाल पूछ रहा भाइयों बहनों, बिल्कुल ही चूरन है। और आइए इस चूरन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लो जी, सबसे पहले आप यहां पर एक वायर बना दो, करंट I1 I के बराबर है ना, तो I रहने दो, और बाजू में एक कॉइल बनाए थे, नहीं बनाए थे? कॉमन सेंस, इसमें करंट न्यू जा रही थी, कोई दर्द वाली बात नहीं है, देख लो। हाथ कंगोर को आरसी के और पढ़े लिखे को, इसका नाम ABCD है, लंबाई L है, ये स्मॉल l है भाई बहनों, ठीक है, ये L है, और या कैपिटल L कर लो, कैपिटल L, हाँ कैपिटल L है, और ये L/2 है। चलो मैं बता देता हूँ, ये जो दूरी है ये L/2 है, और इस स्क्वायर लूप का L है, ये A, इसमें जो करंट बह रही भाई बहनों वो स्मॉल i है। ठीक,
आपसे पूछते हैं कि इस वायर पे, इस लूप पे नेट फोर्स बताना, यही तो पूछ रहा है। क्या कह रहा है? द नेट फोर्स ऑन द लूप विल बी, फोर्स कौन लगाएगा? यही लगाएगा। आइए चर्चा करते हैं, हम लोग पढ़ ही रहे थे। ये जो लूप है, ये जो वायर है सॉरी, ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा कि नहीं पैदा करेगा? किधर पैदा करेगा? सोचो, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट पैदा करेगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी कि नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और यहाँ कुछ और। क्या हम लोग ऐसी कुछ पढ़ाई किए हैं कभी? बिल्कुल किए, बिल्कुल किए। चलो करते हैं। थोड़ा समझदारी से काम लेना है, बुद्धिमानी से काम लेना है। 4 सेगमेंट है, 4 सेगमेंट पे हम अलग अलग फोर्स देखेंगे। सबसे पहले इस सेगमेंट पे ये जो फोर्स, ये जो पहला सेगमेंट है ए बी, फोर्स ऑन ए बी। सबसे पहले मैं पढ़ने जा रहा हूं फोर्स ऑन ए बी, है ना, फोर्स ऑन ए बी। जरा गौर करो, ये जो ए बी सेगमेंट है, क्या ये ए बी सेगमेंट इसके पैरेलल नहीं है? पैरेलल है, पैरेलल है। लंबाई कितनी है? L। फोर्स कितना आएगा इसके ऊपर? F1 कर लो ना, μ0 बाई 2 पाई I1 I2 बाई में दूरी कितनी है? L बाई 2, तो 2 ऊपर भेज दे रहा हूं मैं, समझदार मानते हुए। अरे L बाई 2 का 2 ऊपर गया, डायरेक्शन किधर आएगा? देखो, फोर्स के लिए लेफ्ट हैंड रूल लगाते थे, FBI, B अंदर I ऊपर। अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वैसे भी देखो लेफ्ट लगेगा, ठीक। फोर्स ऑन BC देखते हैं, फोर्स ऑन BC। वैसे BC फोर्स पर निकालने की जरूरत नहीं है, समझ लो। देखो, ये जो BC फोर्स है, BC वायर है, इसके ऊपर फोर्स किधर आएगा? B अंदर है, I ऐसे, फोर्स ऊपर। इसका फोर्स मैं बोल देता हूं F1, इसका फोर्स है F2। इसका फोर्स किधर आएगा? देखो इनवर्ड है ना, और इसका फोर्स नीचे। अच्छा एक बात बताओ, इस सेगमेंट और इस सेगमेंट को देखो, ये दोनों सेगमेंट एक जैसे रखे हैं कि नहीं रखे? L बाई 2 से लेकर के यहां तक रखे हुए, ऐसे ही वो भी रखा है, ऐसे ये भी रखा है। तो इस वाले सेगमेंट पे जितना फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स इस सेगमेंट पे लगेगा। तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, नेट फोर्स क्या हो गया? 0। तो ना कॉइल पे ऊपर की ओर जो फोर्स आ रहा है नीचे वाले से जब कैंसिल आउट हो गया तो नेट फोर्स 0। लेकिन इस वाले सेगमेंट और इस वाले सेगमेंट पे सेम फोर्स नहीं आएगा। क्यों? दूरियां अलग अलग है। इस वाले की दूरी कितनी है? L बाई 2, इसकी दूरी 3L बाई 2। तो भाइयों बहनों इस पे फोर्स अलग आएगा। आओ निकालते हैं फोर्स ऑन CD, फोर्स ऑन F3 बोलते हैं, μ0 बाई 2 पाई, है ना। अच्छा, इस पे हमने जो फोर्स निकाला है F1, इसमें इसकी लंबाई नहीं ली है, मैं यहां पर लंबाई ले लेता हूं, इनटू में L, और ये लेफ्ट आया ना। चलो हाँ, तो CD पे मैं फोर्स ले रहा हूं μ0 बाई 2 पाई I1 I2 बाई में दूरी कितनी है? दूरी बताओ, L बाई 2 प्लस L, तो ये दूरी हुई कितनी? 3L बाई 2, 3L बाई 2 इंटू में लंबाई तो L ही है ना इसकी भी, ठीक। इसको थोड़ा सुसज्जित कर लिया जाए क्या? आओ सुसज्जित कर लेते हैं। L से L कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चला गया, तो F3 की वैल्यू कितनी हो गई? μ0 बाई 2 पाई 2II बाई में 3, राइट या लेफ्ट? राइट, इट इज राइट। और ये क्या है? लेफ्ट। यहां भी L से L काट दो, क्या फायदा, क्यों रखे हैं हम, ठीक। आगे बढ़े क्या? हमें नेट फोर्स चाहिए। देखो हमें नेट फोर्स चाहिए, ठीक। आओ नेट फोर्स देखो। नेट फोर्स अगर चाहिए तो
तो एक बात समझ में आ रहा है कि F3 और F1 दोनों जस्ट अपोजिट हैं, तो नेट फोर्स निकालना है तो हमें घटाना पड़ेगा। कौन ज्यादा है, F1 या F3? ऑब्वियस सी बात है F1 ज्यादा है। क्यों? अरे जो वायर करीब होगा उस पर फोर्स ज्यादा होगा। तो नेट फोर्स निकालने के लिए भाई और बहनों हमें F1 में से F3 घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? F1 में से F3, F नेट बराबर F1 माइनस F3। कोई दर्द वाली बात नहीं। तो घटाओ इसमें से इसको, सीधे सीधे क्या आएगा? म्यू 0/2 कॉमन ले लिया, कैपिटल आई स्मॉल आई भी कॉमन ले लिया, यहां बचेगा 2 और यहां बचेगा 2/3। ठीक, तो ये अल्टीमेटली क्या बनेगा? देखो 2 में से 2 घट, म्यू 0/2, 6 में से 2 गया 4, 4i स्मॉल आई बाई में 3। ठीक, और ये लेफ्ट की तरफ आएगा क्योंकि लेफ्ट वाला बड़ा है, अट्रैक्टिव आएगा। ठीक, यानी अगर इस वायर पे देखा जाए तो एक अट्रैक्टिव और एक रिपल्सिव लगेगा, अट्रैक्टिव बड़ा हो जाएगा, उधर की तरफ नेट फोर्स ये आ गया। ऑप्शन में क्या दिया है देखिए, ऑप्शन में कोई है ऐसा ऑप्शन? 2IIL बाई, अच्छा एक्चुअली ये 2/3 पाई करके दिया है। अरे भाई मैंने 4 है ना, 2 दूनी 4, ये लो आप खुश हो गए। 3 पाई नीचे होगा, 2 ऊपर होगा। अरे वही आएगा भाई, 2 ऊपर होगा, नीचे 3 पाई होगा। ठीक, समझ में आ गया? कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। इस हमने कॉइल को देखा कि हमारे पास 4 सेगमेंट थे, F3 F4 बराबर इक्वल अपोजिट 0। F1 F3 के बारे में देखा और ये हमने फोर्स निकाल लिया। ठीक, तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। हम लोग मामले को बढ़ाते हैं आगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट कौन सा कराने वाले हैं आपको। हालांकि ये क्वेश्चन नंबर 1 कराऊंगा मैं अभी थोड़ा, लेकिन आप भी थोड़ा रुक के कराता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक, चलो एक क्वेश्चन ये देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। हालांकि क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 9 है, एक जैसा है, लेकिन आओ चलो पहले 6 नंबर। कहता है अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v along a positive x डायरेक्शन। एक चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है। इफ द एंटर्स अ रीजन कंटेनिंग अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b डायरेक्टेड along द नेगेटिव z डायरेक्शन, यानी नेगेटिव z की तरफ है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम a to b, the minimum value of v required so that the particle can just enter in the region x greater than b। क्वेश्चन क्या है भाइयों बहनों? कहता है जी जैसे मान लो कि ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस और ये है z एक्सिस। अब z एक्सिस देखने में ऐसा लग रहा है लेकिन है ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है भाई और बहनों निगेटिव z डायरेक्शन में। कहाँ मौजूद है? निगेटिव z में। तो ये लो जी, निगेटिव z में हमने फील्ड लगा दी, दिस वन। समझ में आ रहा है? निगेटिव z में, निगेटिव z का मतलब यूं भाई, पॉजिटिव z ये हुआ तो निगेटिव z। कहां से कहां तक है भाई और बहनों? एक्चुअली बात यह है कि ये x इक्वल टू a से लेकर के x इक्वल टू b तक फैला हुआ है। यानी कितने दूरी में फैला हुआ है फील्ड? d में। और d बराबर क्या है? b माइनस से। आप पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं मेरी जानकारी के मुताबिक। ठीक, अब एक चार्ज पार्टिकल इसमें पॉजिटिव x में जा रहा है, किसी स्पीड v से जाता है और वो इंटर कर जाता है। कहता है, आपसे सवाल क्या करता है? सवाल करता है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ v रिक्वायर्ड सो दैट पार्टिकल कैन जस्ट इंटर x ग्रेटर देन b।
भैया x ग्रेटर देन b का मतलब ये चार्ज पार्टिकल इसमें घुसे और इस पार निकल जाए मिनिमम। आपको याद आ रहा है, मैंने ऐसा सिचुएशन आपको पढ़ाया है कि जब इसमें घुसेगा तो सेमी सर्कुलर पाथ को कवर करना चाहेगा। आप चाहते हो जस्ट इधर चला जाए, तो जो सेमी सर्कुलर पाथ का रेडियस होगा, रेडियस अगर वो आप इस रीजन में ले जाना चाहते हो, ये है ना r ग्रेटर देन b, या सॉरी x ग्रेटर देन b, इस रीजन में ले जाने के लिए भाई और बहनों जो रेडियस होना चाहिए वो या तो d से बड़ा होना चाहिए या कम से कम उसके बराबर होना चाहिए। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था, पूरा मैंने डिटेल आपको बताया है ये बात, सेम उसी पर आधारित ये क्वेश्चन। मिनिमम वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आप क्या समझते हो, या r की वैल्यू d उससे बड़ी होनी चाहिए, तो r की वैल्यू क्या होती है mv बाई में qb, बड़ा या इक्वल टू होना चाहिए d के। d कितना है ab माइनस ए, समस्या कोई नहीं है। तो v बराबर में क्या आ गया, ग्रेटर और इक्वल टू q b v माइनस ए b माइनस ए बाई में m। हमको v की मिनिमम वैल्यू चाहिए भाई, ये v की वैल्यू अगर हम चाहते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल एंटर करके उस पार चला जाए, राइट, अगर हम ऐसा चाहते हैं भाई और बहनों कि ये जो चार्ज पार्टिकल आपको दिख रहा है ये इसमें घुसे और घुस के उस पार चला जाए, तो इसका रेडियस d से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए, ऐसा मैंने आपको पढ़ाया। तो v का वैल्यू आ गया कि नहीं आ गया, तो कम से कम v की वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू, दैट इज q b माइनस ए बाई में m। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इसका आंसर क्या बनेगा जी, फटाफट देख लो, यही बनेगा q b माइनस ए बी बाई में m। तो छठवां क्वेश्चन बहुत ही आसान है भाई और बहनों, ठीक है। सातवें क्वेश्चन की बहुत मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं क्योंकि सातवें क्वेश्चन मोमेंटम की कहानी है ना, राइट, ऑलराइट। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि इसमें कई क्वेश्चन मैग्नेटिज्म वाले हैं, इसीलिए मैं गैप कर करके क्वेश्चंस लगवा रहा हूं, ठीक है। जब पूरा चैप्टर खत्म होगा हमारा ये वाला मैग्नेटिज्म वाला, तो इसमें सारा कुछ आ जाएगा, ठीक। आओ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन इस क्वेश्चन में कई ऑप्शंस है, उसे हमें देखना पड़ेगा। कहता है 3 रीजन है जी, 1 2 3, चार्ज कुछ है क्यू, v से एंट्री करता है और ये जो इसकी विड्थ है यानी d वो l के बराबर है। कहता है रीजन 2 हैज यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, द लेंथ ऑफ रीजन 2 इज l नॉट i, इट इज l, राइट। चूज द करेक्ट चॉइसेस। 4 चॉइसेस दे रखा है, आपको बताना। पहला चॉइस है द पार्टिकल रीजन्स इन रीजन थर्ड ओनली इफ इट्स वेलोसिटी v इज ग्रेटर देन फलाना। समझो पहले मेरी बात, थोड़ा मैं माहौल यहाँ पर उसका बना देता हूँ, हालांकि हम लोग की चर्चा हो चुकी। 3 रीजन है, एक रीजन तो वो है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, ये लो, ठीक है, समझ में आ रहा भाई बहनों। ये जो रीजन की चौड़ाई है दैट इज इक्वल टू l, और ये चार्ज पार्टिकल एंट्री करता है भाई और बहनों v स्पीड से 90 डिग्री पे, ठीक। अगर आप चाहते हैं, ये पहला रीजन है, ये दूसरा और ये तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा का नहीं है ना। चलो इस रीजन में आने के लिए जो रेडियस है दैट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू d, यही तो सिचुएशन होती है। पहले ऑप्शन को चेक कर रहे हैं। श्योर शॉट आने के लिए ये जो इक्वल टू है तो लगभग होगा ना, श्योर शॉट अगर लाना चाहते हो तो r मस्ट बी ग्रेटर देन d, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। r कितना होगा mv बाई में qb, और d क्या है l, तो यहां से v क्या आ गया ग्रेटर देन qbl बाई में m। तो अगर स्पीड की वैल्यू qbl बाई m से ज्यादा हो गई तो ये थर्ड रीजन में एंट्री कर जाएगा, नहीं कर जाएगा, बिल्कुल कर जाएगा जी, कोई शक वाली बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है। यानी पहला ऑप्शन हमारा सही है। लेकिन यहां पर ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव भी दे रखा है,
सो सावधान हो जाइए, सतर्क। कहता है टाइम स्पेंट इन रीजन 2 इज सेम फॉर एनी वेलोसिटी v एज लॉन्ग एज पार्टिकल रिटर्न्स टू रीजन 1। यानी वो ये कहना चाहता है कि अगर पार्टिकल रीजन 1 को लौट आता है, रीजन 1 को लौट आता है, तो कितना टाइम यहां बिताया है ये इस बात पे निर्भर नहीं करेगा कि v क्या है। अच्छा, मैंने आप लोगों से जब डिस्कशन किया था तो मैंने बताया था जो टाइम इंटरवल ये यहां रहेगा वो t/2 के आधे के बराबर आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू पाई एम बाई में क्यूबी, इजंट इट? पाई एम बाई में क्यूबी। तो भाई और बहनों, पाई एम बाई में क्यूबी की बात जब चल रही है, पाई एम बाई में क्यूबी की बात जब चल रही है, तो आप सोचो ना, सिंपल सी बात है, पाई एम बाई जब क्यूबी कह रहा है तो इसका मतलब ये स्पीड पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, चाहे जो भी स्पीड ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब ऑप्शन 2 भी सही है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, पाथ लेंथ ऑफ पार्टिकल इन रीजन 2 इज मैक्सिमम व्हेन वेलोसिटी v इज इक्वल टू QL। ये भी तो सही है, बिल्कुल सही। देखो मेरी बात समझो, कहता है कि इस रीजन 2 में पाथ लेंथ सबसे ज्यादा होगी जब v की वैल्यू इसके बराबर होगी। अगर v की वैल्यू इसके बराबर होगी तो सेमी सर्कुलर पाथ में चलेगा कि नहीं चलेगा? सेमी सर्कल कंप्लीट होगी कि नहीं होगी? अगर सेमी सर्कल कंप्लीट होगी भाई और बहनों, तो इसका मतलब ये हो गया कि v की वैल्यू QBL बाई m के बराबर होगी, तो सबसे बड़ा पाथ लेंथ होगा। वरना पता चला कि यहां से निकल गया खट से। ठीक, अगर सबसे बड़ा पाथ लेंथ देखोगे तो सेमी सर्कल का यही तो आएगा, यानी रेडियस किसके बराबर होना चाहिए? L के बराबर होना चाहिए, तभी सबसे बड़ा पाथ लेंथ हो सकता है। सबसे बड़ा पाथ लेंथ कब होगा? जब रेडियस किसके बराबर आ जाए, बताओ मुझे। रेडियस मस्ट बी इक्वल टू L, ऐसे समझ लो। देखो मैं समझाता हूं फिर से। यहां से जब एंट्री कर रहा है तो सबसे बड़ा पाथ लेंथ कब होगा? जब ऐसे आए, यानी रेडियस किसके बराबर हो जाए? L के बराबर हो जाए। और रेडियस क्या होगा? MB बाई में QB, हाँ या ना? एंड दैट इज इक्वल टू L। तो यहाँ v की वैल्यू क्या है? QBL बाई में m। यानी अगर स्पीड QBL बाई m के बराबर होगी तो सबसे बड़ा पाथ लेंथ आने वाला है। कॉमन सेंस समझ में आ गया? इसका आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। देखो जो ऑल ऑफ द एबव वाला ऑप्शन है वही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ में आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए काफ़ी मतलब 3D इमेजिनेशन चाहिए। चलो फिलहाल बताता हूँ मैं। यहाँ पर कहता है कि एक लॉन्ग करंट कैरिंग करंट वायर है I1 सच दैट I1 इज फ्लोइंग आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर इज प्लेस्ड एट O। अ स्टडी स्टेट ऑफ करंट I2 इज फ्लोइंग इन द लूप ABCD। देखो जी, बात यह है कि यहाँ पर एक अपना वायर है जिसमें करंट बाहर की तरफ आ रही है I, और यहां पर एक लाइन बना रखा इन्होंने। ठीक, ये देखो फिगर, और एक आर्क है, ये देखो इस तरह का बना हुआ है ना, ABCD बनाते हैं इसको। I1 है और ये I2 है, ये I नहीं है बल्कि I1। अब इसको हम रेडियस मान करके है ना, ये लो, ये लो, सही है। ये A है, ये B है, ये C है और ये D। ठीक, और इसमें करंट जा रही है भाइयों बहनों कितनी? I2, देखो I2। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है। ये एक लूप। अब कहता है कि इसके बारे में 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, वो आपको बताना। सबसे पहले देखो
ये जो ये जो वायर होगा इसमें करंट कैसे आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है। अब इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सर्कुलर लूप के फॉर्म में होगा कि नहीं होगा, कुछ इस तरीके से होगा। देखो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा, समझते चलना। ये आएगा, ये मैंने जो हरा हरा बना दिया यही है मैग्नेटिक फील्ड। और मुझे कैसे पता कि इसका ओरिएंटेशन ऐसे होगा, ये देखो अंगूठा, ठीक। और ये ब्लैक वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये है कॉइल, ये है कॉइल, ठीक है। ऐसा ना हो कि कॉइल ही ना दिख रहा हो और इसमें करंट यूँ जा रही है, ठीक। चलो अब आपको मेरी समझ से दिख रहा होगा, अब डेफिनेटली आप भी ना दिख रहा हो तो फिर भाई इलाज की सख्त ज़रूरत है, समझ रहे हो। चलो मेरी बात सुनिए। सबसे पहली बात देखो, जो ये वाला सेगमेंट है और ये वाला सेगमेंट है, इस पे कोई फोर्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, खुद सोचो। ये जो वायर है, इस वायर का लंबाई मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, देखो इसी के अलोंग है। ये वायर है ना, इस वायर का जो लेंथ है यही तो L है, I इसी के अलोंग है। तो ना इस सेगमेंट पे फोर्स आएगा ना इस सेगमेंट पे फोर्स आएगा, ये बात कंफर्म हो गई, ठीक। अब आओ इस वाले सेगमेंट पे आते हैं। देखो इस वाले सेगमेंट पे देखोगे तो ये I है और ये B है, फोर्स आएगा I क्रॉस B ऐसे बाहर की तरफ, है ना। यानी अगर मैं यहां पर फोर्स बनाना चाहूं तो आप फोर्स बनाओगे यूं, ये फोर्स लगेगा F। इस पे अगर आप फोर्स बनाना चाहो तो देखो ये B है और ये I है, I क्रॉस B करो, देखो ये B है ना, ये देखो B, अरे ऐसे जा रहा ना B, हरा वाला देखो ना B, और ये I, तो I क्रॉस B इनवर्ड आ रहा है। यानी अगर आप यहां पर फोर्स बनाना चाहो तो ये फोर्स यहां इनवर्ड आ रहा है, सॉरी यहां आउटवर्ड आ रहा है ना फोर्स, ये गड़बड़ बना दिया। यहां पर जो फोर्स आ रहा है वो आउटवर्ड आ रहा है, यानी इस पे फोर्स ऐसे लग रहा है और इस पे फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है। दोनों सेगमेंट एक जैसा है तो ये फोर्स बराबर होगा, यानी इस पे फोर्स है नहीं, इस पे फोर्स 0 है, इस पे फोर्स 0 है, इस पे फोर्स बाहर, इस पे फोर्स अंदर, तो नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। अच्छा नेट फोर्स अगर 0 आ गया, ये फोर्स देखो इधर, ये फोर्स ऐसे, तो इसको घुमा देगा नहीं घुमा देगा। तो अगर आप इस कॉइल को देखो, ये कॉइल ऐसे रखा हुआ है तो ये कॉइल ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा, यूं, है ना। ये जो एक्सिस है ओ डैश, इसके अबाउट घूम जाएगा, देखो, ठीक। आइए ऑप्शन से हमको क्वेश्चन करना पड़ेगा। यहां क्या कहता है, सबसे पहला ऑप्शन कहता है द नेट फोर्स इज 0, बिल्कुल सही कह रहा है, कोई शक वाली बात नहीं है। क्यों, इस पे लगेगा नहीं, इस पे लगेगा नहीं, इस पे और इस पे जस्ट अपोजिट लगेगा, नेट फोर्स 0 हो गया। नेक्स्ट, एज सीन फ्रॉम O, अगर आप O पर बैठ के देखें, द लूप विल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अलॉन्ग O डैश। अच्छा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे जाएगा। देखो अगर आप इसको देखोगे यहां O से बैठ के, ये O है ना, अरे यही O है, यहां से बैठ के देखोगे तो ये कॉइल ऐसे जाएगा ना, यूं देखो। तो अगर ऐसे देखोगे, मैं यहां बैठा हूं, O पर बैठा हूं, मैं देखूंगा ऐसे O डैश के अबाउट, तो ये मुझे क्लॉकवाइज दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज थोड़ी दिखेगा। अरे यार इस पे फोर्स लगेगा, इस पे लगेगा, ऐसे घुमाएगा ना, ऐसे घुमाना कौन सा है बताओ मेरे लिए, मैं यहां बैठा हूं O पे, मेरे लिए देखो ऐसे घुमाना O डैश, आप ऐसे घूम के देखो तो क्लॉकवाइज होगा। ऑप्शन वाला कह रहा है एंटी क्लॉकवाइज, गलत कह रहा है, ये गलत है, ये वाला सही है, सी वाला। तो ए भी सही है और सी भी सही है, तो इस हिसाब से दो ऑप्शन सही हो गए। कोई दिक्कत,
कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड सी। ठीक, फील्ड थोड़ा मिट गया है, बनाना चाहते हो बना लेना, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेने वाले लोग स्मार्ट लोग हैं तो वो लोग तो खैर स्क्रीनशॉट ही लेंगे, मेरे कहने का क्या मतलब है। चलो और कोई क्वेश्चन? हाँ, ये क्वेश्चन देखो, ये भी बड़ा शानदार बेहतरीन क्वेश्चन, काफ़ी सुंदर सुशील क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 आईआईटी का क्वेश्चन। ठीक, क्या है क्वेश्चन? कहता है एक पार्टिकल है, चार्ज q है, मास m है, मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड ई आई कैप। आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस में है ई, एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फॉलोज ट्रेजेक्ट्री फ्रॉम पी टू क्यू एज शोन इन फिगर। पी से घुसता है और क्यू से निकलता है। घुसते वक्त स्पीड वी आई कैप है और निकलते वक्त -2v। ओ माई गॉड, जे कैप है यानी नीचे की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? कौन सा सही है? तो आपको इसमें से क्या करना है भैया, 4 ऑप्शन है, चारों को चेक करना। आओ पहले सिचुएशन एक बार सोचवाते हैं, थोड़ा आनंद आएगा आपको। यहां पर देखो कौन सा एक्सिस है, ये कलर नहीं लेंगे, ये लो, ये है x, ये है y और इधर है z। भाइयों बहनों, एक चार्ज पार्टिकल एंट्री करता है। कौन एंट्री करता है? चार्ज पार्टिकल। और जब एंट्री करता है तो एंट्री करते वक्त उसकी स्पीड है v आई कैप, मास m है और चार्ज q है। मस्त क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। भाइयों बहनों, इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, समझिएगा, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड E। अरे चूंकि आई कैप में है ना तो इसलिए, यानी आप ऐसा मान लीजिए कि हर जगह यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगी। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्स एक्सिस में जो इसका डायरेक्शन है वो मतलब एक्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। ये बात आप मानते हैं, एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा मौजूद है? मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड मौजूद है। मैग्नेटिक फील्ड यूं मौजूद है, मैं ऐसे डॉट डॉट बना देता हूं, उसमें नहीं बना है, मैं बना रहा हूं, आउटवर्ड है, समझिएगा। हु इज दिस? दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। कहता है जब ये यहां से एंट्री करता है तो वी आई कैप है और यहां से निकलते वक्त इसकी स्पीड जो है वो 2v है। कैसे पता? वेलोसिटी इसकी -2v जे कैप है, तो जे कैप यानी डाउनवर्ड है। और ये दूरी क्वेश्चन वाले ने दे रखी है 2a के बराबर। आई होप 2a ही दे रखी, 2 और ये a है। अब थोड़ा फील लाना है क्वेश्चन में तो क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। फील क्या है? फील समझो भैया, एक चार्ज पार्टिकल यहां से v स्पीड से घुसा और यहां 2v स्पीड से निकला। जाहिर सी बात है सर्कुलर पाथ में घुमाने वाला कौन होगा? b, और स्पीड बढ़ाने वाला कौन होगा? e। दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आया है ना, दोनों का भाई इसको घूमना, अगर ई ना होता, सपोज कर लो ई ना होता, तो ये सिर्फ सर्कुलर पाथ में घूमता। कितने रेडियस के? ए रेडियस के, या कोई और रेडियस भी हो सकता था, हमें क्या पता, घूमता। ठीक, लेकिन जब ये यहां से यहां घूमा तो भाइयों बहनों स्पीड भी बदल गई। स्पीड बदलने वाला कौन होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आइए एक बात समझ में आता है कि आप जब यहां से यहां देखेंगे, कौन सा है पॉइंट है, ये पॉइंट का नाम क्या क्या है? इसका नाम P, इसका नाम Q है। ठीक है, इसका नाम क्या है? P, P, और इसका नाम Q। तो P पे जब घुसा तो स्पीड v है और जब निकला तो 2v है। भाई जाहिर सी बात है कि ये जो चार्ज पार्टिकल है जब P से Q गया, कहां से कहां गया? P से Q गया, तो जाहिर सी बात है अगर इसकी स्पीड बदली है तो इसकी अंदर काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है।
और काइनेटिक एनर्जी में चेंज कौन लाता है? वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स या वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स? जाहिर सी बात है वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स द्वारा लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन 0 आता है, वो कभी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं लाता है। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है तो किसकी वजह से आया है? ठीक। अच्छा, इलेक्ट्रिक फोर्स किधर की ओर लग रहा होगा? एक्स डायरेक्शन में। Fe इधर ही लगेगा थ्रू आउट। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड E की डायरेक्शन में है, तो फोर्स हमेशा इधर ही लगेगा। यानी Fe किस डायरेक्शन में होगा? सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही होगा। ठीक, समझ में आ रहा है? अगर हमको P से लेकर के Q तक इस Fe द्वारा वर्क डन चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब बातें जो मैं आपसे कर रहा हूं ये सब आप मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं। अगर आप मैकेनिक्स आपके लिए कमजोर है तो फिर यहां बड़ी दिक्कत होने वाली। वर्क डन का कैलकुलेशन हम लोग वहां पढ़ा था। अगर एक्स डायरेक्शन में खाली फोर्स है तो P से Q तक वर्क डन कैसे निकलेगा? एक्स डायरेक्शन का अगर फोर्स है तो जिस डायरेक्शन का फोर्स है उसी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट ले लो, सिंपल, वर्क डन निकल आता है। ठीक। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा? हाफ m 2v हो गया अभी स्पीड, और पहले कितनी थी? v स्पीड, तो v स्क्वायर। चलो आगे बढ़ाते हैं बात को, मामले को बढ़ाते हैं आगे। यहां से क्या बनेगा? 4 इंटू हाफ mv स्क्वायर माइनस में हाफ mv स्क्वायर बरोबर में fx। एक्स डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है? Fe। तो Fe वाला फोर्स क्या आएगा? QE आएगा कि नहीं आएगा? Q इंटू में, और कितना दूरी चला है जरा गौर करो। जब P से Q आया तो x डायरेक्शन में कितना दूरी गया? P से Q x डायरेक्शन में 2a, QE इंटू में 2a। आगे बढ़ते हैं, यह आएगा 3/2 mv स्क्वायर बराबर में QE इंटू में 2a। यहां से E की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/4, कितना आ जाएगी? 3/4 mv स्क्वायर बाई में Q इंटू में A। देख लो, 3/4 mv स्क्वायर बाई में Q इंटू A। यानी अगर आप इसके पहले ऑप्शन को देखें तो बिल्कुल सही है कि E की वैल्यू 3/4 mv स्क्वायर बाई QA आ गया। भाई यहां से यहां P से Q की तरफ जब गया, P से Q गया तो स्पीड चेंज किया। स्पीड किसने चेंज किया? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा? एक्स एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में वर्क डन निकाला हमने खाली, हमें वाई से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वाई में इलेक्ट्रिक फोर्स थोड़ी आ रहा है, फोर्स आ रहा है एक्स में। ठीक, चलो मामले को आगे बढ़ाएं, जल्दी बताएं, आगे बढ़ाएं। कितना समय आ गया? अब आगे वो कहता है द रेट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज 3/4 mv³ by A। P पर रेट ऑफ वर्क डन 3/4 mv³ by A है। अच्छा, एक बात बताओ, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, पहला ऑप्शन तो क्लियर हो गया ना आप सबको? पहला ऑप्शन क्लियर हो गया। कहता है P पे रेट ऑफ वर्क डन, P पे रेट ऑफ वर्क डन। रेट ऑफ वर्क डन का क्या मतलब होता है? पावर डिलीवर्ड, सेकेंड ऑप्शन। एट P रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन का क्या मतलब होता है? पावर डिलीवर। अच्छा, पावर डिलीवर्ड। एक बात मुझे बताओ, पावर डिलीवर कौन करता है? क्या मैग्नेटिक फोर्स पावर डिलीवर करता है? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। मैंने आपको पढ़ाया है, मैग्नेटिक फोर्स कभी भी पावर डिलीवर नहीं करता है। पावर डिलीवर कौन करेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स करेगा, राइट? तो आइए यहां पर देखते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा वो तो एक्स डायरेक्शन में लगेगा और वेलोसिटी भी एक्स डायरेक्शन में। भाई इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्स डायरेक्शन P पर देखो, और वेलोसिटी भी एक्स डायरेक्शन में है, दोनों का डायरेक्शन सेम, वैल्यू V है। तो आइए देखते हैं पावर डिलीवर्ड की वैल्यू क्या होती है, मुझे बताओ। एफ वी कॉस 0। क्यों? एफ ई और वी का
तो ये आ जाएगा क्यू ई इंटू में वी। अच्छा क्यू ई की वैल्यू रख दे हम वहां से जो निकाले हो, रखो क्यू इंटू में ई की जगह 3/4 mv स्क्वायर बाई क्यू ए इंटू में v। सही लग रहा है? काट दो तो ये हो जाएगा 3/4 mv क्यूब बाई में a। यह है रेट ऑफ वर्क डन p पॉइंट पर, यानी पावर डिलीवर्ड। रेट ऑफ वर्क डन को ही हम पावर डिलीवर कहते हैं। क्या सेकेंड ऑप्शन में यही लिखा हुआ है? देखो 3/4 mv क्यूब बाई a। नो प्रॉब्लम, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहता है तीसरा ऑप्शन, रेट ऑफ वर्क डन बाई बोथ फील्ड एट क्यू इज 0। दोनों फील्ड का वर्क डन क्यू पर 0 है। अरे भैया जब क्यू पर आओगे, क्यू पे आओगे तो Fe तो x में लग रहा होगा। Fe किधर लग रहा होगा? x में। और v किधर है? y में। तो Fe और वेलोसिटी में कितना एंगल है? 90 डिग्री का। Fe और वेलोसिटी q पर देखो 90 डिग्री का एंगल है। तो अगर आपसे मैं एट q पे बात करूं, एट q रेट ऑफ वर्क डन, फिर वही बात पावर। भाई दोनों फील्ड से पूछ रहा है, भैया मैग्नेटिक फील्ड पावर डिलीवर करेगा क्या? अरे कभी नहीं करेगा, वो तो कभी नहीं करता भैया, कभी नहीं करता। करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? वेलोसिटी तो 2v है, लेकिन इस बार एंगल कितना है? cos 90। तो क्या आ गया? 0। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी Q पर पावर डिलीवर नहीं करेगा। समझिएगा, P पे कर रहा था क्योंकि Fe और V सेम डायरेक्शन में था, पर Q पे नहीं करेगा क्योंकि Fe और V परपेंडिकुलर है। और मैग्नेटिक फोर्स तो कतई नहीं करेगा, करते ही नहीं भैया। क्या मतलब है उसका? बेवकूफ़ी वाली बात है, वो तो करते ही नहीं है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे 3 ऑप्शन में से तीनों सही हो गए। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। तो भाइयों और बहनों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, मैं आज इसको यहीं पर खत्म करता हूं। मेरे 1 2 3 क्वेश्चन और हैं, लेकिन कल हम लोग का टॉपिक है मैग्नेटिज्म शुरू करेंगे। राइट, जब मैग्नेटिज्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चंस भी मैं लगवाऊंगा। तो अच्छा, यहाँ से जो लोग भी जितने लोगों को, कुछ लोगों को मैं यहाँ तक पढ़ा भी चुका हूँ, तो इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे अगले टर्न से। आप लोग अगले टर्न के लिए तैयार रहिएगा। अगला टर्न मैग्नेटिज्म है, बड़ा ज़बरदस्त है। मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर की बात करने वाले हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त है। पढ़ाई करते रहिए भाइयों बहनों, ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। और इसी के साथ मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।